नया चैप्टर। और आज हम यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स को शुरू करते हैं। सो एटॉमिक फिजिक्स, और एटॉमिक फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज की, विच इज नोन एज टू बी दी जे जे थॉमसन। जे जे आपके पास यहाँ पर थॉमसन, आपके पास एक्सपेरिमेंट, या ये जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आप सब बच्चों को पता होगा जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड था? ये हमारे पास कहा जाता है आपके केमिस्ट्री के अंदर प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि मेरे पास यहाँ पर अगर आप एटम को देखते हो तो एटम के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास हर जगह पे आपके पास फैला हुआ है, और इसको न्यूट्रल करने के लिए जगह जगह पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। जैसे आप वाटरमेलन अगर खाते हो तो वाटरमेलन का जो रेड कलर का पल्प है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो उसके सीड्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। और ये जे थॉमसन मॉडल वाज सेट टू बी प्रीवियस, मतलब कि बहुत पहले लेवल के ऊपर जे इससे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आए, इससे पहले भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के पिक्चर को बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो ज्यादा आपके पास पॉपुलर हुआ। और इसके बाद इस पर्टिकुलर मॉडल की वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट आया विच वाज और विच इज नोन एज टू बी द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट किया दो स्टूडेंट्स ने, लेकिन क्योंकि उनका मेंटोर रदरफोर्ड था तो आगे चल के इसका नाम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंटल की जो फाइंडिंग्स थी वो प्रीवियस मॉडल से थोड़ी अलग थी, थोड़ी प्रोग्रेसिव थी, और इस प्रोग्रेसिव सोच की वजह से इस मॉडल को हम यहाँ पर पढ़ते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इन्होंने हमारे पास क्या किया, एक लेड का हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक लिया और उसके अंदर बिस्मिथ, आपके पास बिस्मिथ 21483 एक अल्फा पार्टिकल के सोर्स को लगाया। यहां से मेरे पास जो अल्फा पार्टिकल थे, जो पॉजिटिवली चार्ज आपके अल्फा पार्टिकल थे बच्चे, उनको हमने इंसिडेंट किया ऑन द गोल्ड फॉइल। ऑन द गोल्ड फॉइल, जो गोल्ड फॉइल हमारे पास थी उसकी थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के आसपास थी। और इसके जस्ट पीछे हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी, और यहाँ पर सिंटिलेशन, तो यहाँ पर हमारे पास सिंटिलेशन का इफेक्ट होता है। यानी कि सिंटिलेशन का मतलब अगर इस पे कोई एनर्जेटिक पार्टिकल गिरता है तो यहाँ पर एक स्पार्क, एक बच्चा आपको चमक नजर आती है, जैसे कि कोई एनर्जी का पार्टिकल इसके ऊपर गिरा है। ये हमारे पास यहाँ पर गोल्ड फॉइल ली जाती है क्योंकि उस वक्त के टाइम पे गोल्ड काफी प्योर माना जाता था, और अल्फा पार्टिकल की बीम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम यहाँ पर कॉलीमीटर का यूज करते हैं। और ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितने के बराबर होती है? करीबन 5.5 MeV की। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर हम एक डिटेक्टर को और रखते हैं, और ये डिटेक्टर मूवेबल डिटेक्टर है। यानी कि हमारे पास ये डिटेक्टर कुछ इस तरीके से आपके पास राउंड, ये आपके पास राउंड आपके लिए मूव कर जाता है। यानी कि ये पूरा इस तरीके से आपके पास एक तरीके से जाए तो कर्वेचर के अंदर मूव कर जाता है। तो जैसे ये लाइट बीम, अच्छा ये हमारे पास यहाँ पर लेड ब्लॉक है, ये भी ध्यान रखना, ये लेड ब्लॉक है, ये इसको यूनिट डायरेक्शन देता है। तो ये अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम एक्सेलरेट करके हमने इसके ऊपर गिराई, तो हमको कुछ ऑब्जर्वेशन हुई। हमको ऑब्जर्वेशन ये हुई कि जो आपके अल्फा पार्टिकल थे
वो हमारे पास काफी क्लोज मिले, मतलब कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग थी वो बहुत लार्ज एंगल पे नहीं मिली, बहुत क्लोज थी हमारे पास। ऐसा भी नहीं था कि बाहर कोई नहीं मिला, एक आधा अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो कि लार्ज स्कैटरिंग एंगल पे जा रहे थे, आपके पास ऐसे भी मिले। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी, ये भी देखा गया कि एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था 12,000 के अंदर से एक, 12,000 में से एक, जो कि अपने पाथ को क्या कर गया, रिट्रेस कर गया। आपको कैसे पता कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल इसी जगह पे आके गिरा? द आंसर इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिसपे सिंटिलेशन का इफेक्ट आपके पास हो जाता है। तो इसका कॉज ढूंढने की कोशिश की गई कि हुआ क्या होगा हमारे पास। तो हमने ये बोला कि हुआ ये है कि हमारे पास ये आपका अगर एटम है, तो हमारे पास यहाँ पर इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट लाइन पे गए, या फिर ये आपके पास बहुत कम डेविएट हुए, यानी कि जो बहुत यहां से पास हुए वो शायद से बहुत कम आपके पास डेविएट हुए। और हमारे पास यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एंगल बढ़ता गया। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल बढ़ता गया, और स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बच्चों उसकी एक तरीके से कोलिजन हो रही है। और कोलिजन के लिए अगर एक पार्टिकल हिल रहा है तो उसकी दो चीजें, पहली बात ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो भैया उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और दूसरा उसका मास भी अल्फा पार्टिकल जितना ही आपके पास होना चाहिए। तो हमने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया, और ये बोला कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो उसके ऊपर स्कैटरिंग का इफेक्ट आपको नजर आता है। ये जितना ज्यादा क्लोज होगा स्कैटरिंग का एंगल उतना ज्यादा बड़ा होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं? नहीं। और रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना बड़ा नहीं होता है कि वो इसको डिफ्लेक्ट कर सके। तो हमारे पास ये भी बोला गया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की गई कि एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो अपने पाथ को क्या कर गया, जो अपने पाथ को पूरी तरह से रिट्रेस कर गया। इसका मतलब आपके पास 1 in 12,000, वन आपके पास इन 12,000, आपके पास 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल था जिसने अपने पाथ को क्या कर दिया, रिट्रेस कर दिया। जैसे अपने पाथ को पूरी तरह से रिट्रेस कर दिया, तो इसका मतलब वहां पर रिपल्शन बहुत स्ट्रांग थी, और जो ट्रेजेक्टरी थी वो बहुत ही बच्चे आपके पास वेल डिफाइंड थी। आपने सीधा अल्फा पार्टिकल को सेंटर की तरफ को फेंक दिया। तो मुझे तो यहाँ पर तीन चीजें दिखाई दी। मुझे पहली चीज बताओ क्या चीज यहाँ पर नजर आई? मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज जो नजर आई वो ये थी कि आपके पास मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, ये आपके पास अनडेविएटेड चले जाते हैं। दिस गोज अनडेविएटेड, ये पूरी तरह से अनडेविएटेड चले जाते हैं। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, मोस्ट ऑफ दी, देखिए मोस्ट ऑफ दी आपके पास अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आपके पास हैव आपके पास मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैव वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल, हैज अ वेरी स्मॉल स्कैटरिंग एंगल, इनका स्कैटरिंग एंगल आपके पास बहुत छोटा है। नंबर थर्ड बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, a very small number of the alpha particle has large scattering angle, इसके पास लार्ज स्कैटरिंग एंगल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, वेरी फ्यू आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाता है, वेरी फ्यू बहुत कम। हमारे पास आ गया फोर्थ, वेरी फ्यू बहुत कम, करीबन कितने कम बच्चे, 1 in 12,000 retraces their path, ये अपने पाथ को पूरी तरह से रिट्रेस कर जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, और इस ऑब्जर्वेशन से मुझे पता क्या लगा, मुझे यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीजें पता लगी। नंबर वन, यानी आपने कि अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी बताई? 5.5 MeV,
5.5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब होना जरूरी है? हाँ जी बेटा, ये जरूरी है उसकी होएगी। हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे। अगर मान लिया जाए आप रामलीला देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर राम रावण को मारेगा बच्चे, ये जरूरी है, क्योंकि आप रामलीला देख रहे हो। अगर वहां पर बोले कि कृष्ण ने रावण को मार दिया तो आप क्वेश्चन उठाओगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आपके घर में चाय बन रही है तो आप उसमें नमक नहीं डालोगे, तेल नहीं डालोगे, आप दूध और चीनी ही डालोगे, ये जरूरी है। अगर हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रदरफोर्ड ने जो पैरामीटर्स लिए थे वो बच्चे हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। बिल्कुल बच्चा, हमको उन्हीं का पॉइंट देना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे यार कृष्ण मार दिया, प्रज्वल तूने किया क्या? बोले यार दिल किया आपने। तो बोले कि नहीं यार तू ऐसे मत कर यार, इतिहास के साथ छेड़छाड़, ये इतिहास है। मॉडर्न फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री, व्हाट वाज डन एंड व्हाट वाज लर्न एंड सिंपली। और इसको लर्न करके हम आगे की चीजें पढ़ते हैं। क्या करें भैया प्रज्वल भाई, नहीं लिखेंगे टीचर नंबर नहीं देगा, फंस जाएगा मामला। फिर तू और मैं आमने सामने, तू बोलेगा सर मेरी तरफ से 5.5 MeV की सर जी कोई आएगी गोली आपकी तरफ को, तो क्या करें यार। चलो कंक्लूजन देख लेते हैं ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर, तुम ये भी बोल सकते हो सर न्यूट्रॉन ले लेते तो क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ता है, अल्फा पार्टिकल क्यों लिया? नहीं कर सकते ना क्वेश्चन, फिर हर पॉइंट पर क्वेश्चन उठ जाएगा। सर गोल्ड क्यों लिया सर जी, गोल्ड क्यों ले रहे हो आप सर, जरूरी है गोल्ड लेना, आप सिल्वर ले लो। बोले काके यार उन्होंने सिल्वर, उन्होंने गोल्ड लिया था, गोल्ड की सर इतनी थिकनेस क्यों रखी है, थिकनेस बड़ी कर लो। तो यार उन्होंने रखी थी, क्या करे सर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन छड्डो परे, तो ये कुछ और ला लो। जैसे क्या करे यार, उन्होंने ये पैरामीटर सेट की। मेरी बात को तू फॉलो कर पा रहा होगा, हिस्ट्री हाँ पढ़। जी सर। चलो ठीक है, थैंक यू भाई काके। तेरी तबीयत ठीक है अब? हाँ जी सर। डोज लग गई है दूसरी की नहीं? नहीं सर अभी नहीं लगी। और लगवा, तेरे को मोदी से मिलवाने लेके जाना मैंने 16 तारीख को, तो तैयार तो रहे, तो कर क्या रहा है? मोदी ने आना है यहाँ पर लुम्बिनी स्टेडियम के अंदर, तो तैयार तो उसे नहा धो के मस्त एकदम कोट पैंट पहन के रखना। तो दूसरी डोज लगवाता तेरे को, मैं जल्दी लगवा, फिर मैं तेरे को मोदी से मिलवाने के लेके जाऊँ। ठीक है? ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, नहा धो के मस्त एकदम शेव चकाचक करके, बिल्कुल मस्त निरोल साबुन से नहाना है, जिससे कपड़े धोते हैं ना। उससे नहा के अपना तैयार रहना, तो मिलवाने ले गया मोदी को, बोलेंगे इधर आओ काके, देख काके से मिलके जा। चल कंक्लूजन देखते। सो कंक्लूजन हमारे पास पहला तो ये आया, मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम, करीबन 99%, करीबन 99% इज एम्प्टी। क्यों भाई? क्योंकि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स थे वो अनडिविएटेड निकल गए। तो रोज तरह से जो रोकने वाला ही काक नहीं सीखा, तो रास्ते में जब रोकने वाला ही नहीं है तो हम बोलेंगे नाका लगाए नहीं, पुलिस वाले है ही नहीं यहाँ पर शायद से। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इनसाइड द एटम, इनसाइड द आपके पास एटम। नंबर 2 बच्चे, हमको क्या पता लगा, द मैक्सिमम जो आपके पास मैक्सिमम मास है आपके लिए, द मैक्सिमम मास ऑफ द, मैक्सिमम मास ऑफ द आपके लिए atom, maximum mass of the atom is present in the central part of the, in the central part of the atom, central part of the atom, in the central part of the atom called nucleus। यहाँ पर न्यूक्लियस है बच्चे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास इतना ज्यादा नहीं है कि वो बच्चा अल्फा पार्टिकल को हिलाकर रख दे। तो हमारे पास जो मैक्सिमम मास है वो हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम के अंदर है, न्यूक्लियस है। फिर तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली, उन्होंने ये बोली बच्चे हमारे पास, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये कंक्लूजन उन्होंने निकाल दिया और बोल दिया कि भाई हमें तो इतनी बातें समझ में आती हैं। और जब इतनी बातें समझ में आती हैं तो उन्होंने 2 पैरामीटर्स और भी दिए। इनफैक्ट 2 के भी मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जिनके डेरिवेशन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सिंपल फैक्ट है आपके पास जो कि मुझे लर्न करने पड़ेंगे। नंबर वन बच्चा हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, this is the number of the particles scattered at the angle theta. Now this was proportional to 1 divided by sin के power 4
थीटा बाई 2, जहां पर थीटा हमारे पास क्या बन जाता है, स्कैटरिंग एंगल। जहां पर थीटा मेरे पास कौन सा एंगल बन जाता है, स्कैटरिंग एंगल। तो साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, और एन क्या है, द नंबर ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल, द नंबर ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल। और हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या चीजें आ गई, ये मेरे पास आ गया एन, और ये थीटा, और ये मेरे पास यहाँ पर थीटा, और मेरे पास यहाँ पर एंगल लगा लीजिए 30 डिग्री आपके पास आ जाएगा, 60 degree, then we have 90 degree, then 120 degree, then we have 150 degree, and then we have 180 degree। तो ये हमारे पास यहाँ पर ग्राफ बना, और ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब the number of the particles which is scattered at very large angle आर वेरी स्मॉल। ये बहुत बहुत आपके पास कम है, इनका नंबर आपके पास बहुत कम है, यानी कि दे पार्टिकल्स नंबर with large scattering angle is less, with the large scattering angle is less, with the large scattering angle is less, large scattering angle is less। ये हमारे पास बहुत बहुत कम है। और फिर इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या चीज आ जाती है, विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। एक ऐसा पॉइंट जहां पर द kinetic energy of alpha particle, the kinetic energy of the alpha particle, the kinetic energy of the alpha particle is converted into potential energy, converted into potential energy before returning back, बिफोर रिटर्निंग बैक, वापस आने से पहले, जहां पर सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरे पास यहाँ पर एटम है, ये मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और यहां से मेरे पास अल्फा पार्टिकल आपके लिए यहां पहुंचता है, और इसके बाद वापस आपके पास आ जाता है। सो ये आपके लिए क्या बन जाता है, the distance of the closest approach r0, this is the distance of closest approach। यहां पर अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितने का होता है, 2e का, आपके न्यूक्लियस पे कितने का होता है, Ze का। तो बड़ी सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze into 2e divided by r0। तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज 2Ze का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। दैट्स इट, काम खत्म। Distance of the closest approach। Next impact parameter, ये आपके लिए बहुत बहुत सिंपल सी चीज है। Next is the impact parameter। Now what is the impact parameter? इसको B से डिनोट करते हैं। The impact parameter is the perpendicular distance, it is the perpendicular distance between velocity vector and line joining the nucleus, line joining or crossing through the nucleus, perpendicular distance through the nucleus। चलिए, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक एटम है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये हमारे पास लाइन इसमें से पास हो रही है, और ये मेरे पास कोई अल्फा पार्टिकल आया और ये स्कैटर्ड हो गया, और ये हमारे पास एंगल थीटा पे स्कैटर्ड हो गया। नाउ दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। और आपको इम्पैक्ट पैरामीटर की डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, Ze² cot of theta by 2
divided by 4 pi epsilon naught into a kinetic energy of the alpha particle. ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। इसमें से टीचर बहुत मुश्किल है बच्चे, आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ रदरफोर्ड की फाइंडिंग्स, रदरफोर्ड के ग्राफ्स, इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड सो ऑन। इसमें से कोई आपको बहुत बड़ी चीज नहीं आएगी कि भैया आईआईटी का क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं आएगा, बड़े आराम से इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमारे लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर टिका हुआ है। तो वी हैव द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किन किन पॉइंट्स पे टिका हुआ है, ये हमारे पास टिका हुआ है कि नंबर 1 आपके पास क्या आ जाती है, जिसके से हम क्या बोलते हैं, एटम, जो एटम है इज न्यूट्रल। पहली बात तो एटम आपके पास न्यूट्रल है, ये बात तो ठीक है। दूसरी चीज बच्चे, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज, the central part of the atom is, the central part of the atom is called nucleus। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और दो चीजें इसके साथ और लिखनी होती है, इस न्यूक्लियस के पास एटम का मैक्सिमम मास है, एक तो एटम का मैक्सिमम मास है, और दूसरा इसके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा हमारे पास इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो दो चीजें होगी। तीसरी चीज हमारे पास है द इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग in the circular orbit, in the circular orbit as done by planets around the sun, as done by the planet around the sun, around the sun with the electrostatic force as the centripetal force, with the electrostatic force, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी तरह काम कर रही है, एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही है। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हमको साथ ही साथ, क्योंकि ये ज्यादा देर नहीं चला, हमको यहाँ पर इसके दो शॉर्ट कमिंग्स भी पता लगी। और ये बच्चे हमारे पास क्या थी, द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो शॉर्ट कमिंग्स आपके पास क्या है बच्चे, नंबर वन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों बच्चे हमारे पास, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस पर्टिकुलर मॉडल की वजह से हमारे पास क्या होना चाहिए, द इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट electromagnetic waves, loses the energy and falls into the nucleus, by taking spiral path, ये स्पाइरल पाथ लेके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं, आपको तो एटम स्टेबल नजर है। सेकंड वन इंपॉर्टेंट। तो सेकंड हमारे पास यहाँ पर पहले तो बात स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया, और दूसरी बात है बच्चे हमारे पास दिस मॉडल could not explain line spectrum, could not explain the line spectrum of the hydrogen atom, line spectrum of the hydrogen atom के line spectrum को ये नहीं समझा पाया। रीजन बच्चा हमारे पास, क्योंकि according to this model आपका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, the spectrum should be continuous, जो स्पेक्ट्रम है
वो आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इट शुड बी कॉन्टिन्यूस, नॉट डिस्क्रीट। तो इस वजह से ये जो मॉडल था ये हमारे पास निकल गया, लेकिन इस मॉडल को हम पढ़ते इसलिए क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली कई चीजों को वेरीफाई कर रहा था, जैसे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, एटम की स्पेस को, कुछ चीजों को ये बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा था। तो ये एक हिस्ट्री थी, इसको पूछा जाता है लेकिन हिस्ट्री की तरह पूछा जाता है, नॉलेज के लिए नहीं पूछा जाता है, मेमोरी के लिए पूछा जाता है कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प। चलते हैं आगे की तरफ। वो जो मेमोरी जिनकी बहुत शार्प है वो बहुत बढ़िया करते हैं इस पूरे के पूरे चीजों को दोबारा से जीरोक्स की तरह किताब या किसी जगह पे उतारने, क्योंकि पेपर अब सब्जेक्टिव होना भाई, पेपर होना है, पेपर सब्जेक्टिव होना है और आपको ये चीजें लिखनी आनी चाहिए। अब ये चीजें जो मैं एक एक पॉइंट करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है टर्म वन से। टर्म वन की स्ट्रेटेजी अलग थी, अब ये बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर लिख के नंबर मिलेंगे, वहां टिक करके नंबर मिलने थे, यहाँ लिख के नंबर आने। तो देख लेना, टिक और लिख के बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए हमारे पास इसी का रिलेटेड एक और हमारे पास एटॉमिक मॉडल है, विच इज द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल को आप एक बार केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो। कई बारी बच्चा जो है वो मना भी, अरे सर नहीं कहाँ पढ़ा था, हमने तो पढ़ाया नहीं गया था, अरे भूल गए सर, अरे सर बहुत पहले पढ़ाया था, प्लस वन में तो इसको तो हाथ भी नहीं लगाया। बच्चे के बारे में बोलते ना कि बेटा आपने ये किया है, बच्चे फिर थोड़ा सा स्वाद लेते हैं टीचर का, अरे यार सर हमको तो करवाया नहीं। को लगता है कि यार इससे इसका बोलेंगे, देख लेते कहीं ऐसा ना हो कि ये टीचर चिपका दे हमें, अरे पहले पढ़ा हुआ चल पढ़ लेना खुद ही। तो ऐसा नहीं होता है। टीचर सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है कि भैया अगर तुमने पहले पढ़ा था तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा से हम पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल पोस्टुलेट्स के ऊपर आपके पास बेस्ड है। इसके 3 पोस्टुलेट्स हैं। तो हमारे पास इसके 3 पोस्टुलेट्स है। पोस्टुलेट नंबर 1 बात करता है बच्चा हमारे पास किसकी, ये बात करता है हमारे पास एक तरीके से कि आपके पास जो भी मतलब कि एक ऑर्बिट किस तरीके से आपके पास वो मूव करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास यहाँ पर पोस्टुलेट डिस्क्राइब करता है बच्चे। द इलेक्ट्रॉन्स, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, द इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है आर मूविंग, द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस in the circular orbit, in the circular orbit, in the circular orbit of certain radius, certain radius, due to the centripetal force, due to the due to the due to the centripetal force, due to the centripetal force of the provided by, या फिर बच्चे हमारे पास provided by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा बच्चे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर तो तुम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हो तो Z की वैल्यू 1 लेके चलना, लेकिन अगर तुम कंपटीशन की बात कर रहे हो तो फिर Z मान के चलना। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, ये मैं हर क्लास में बोलता हूं कि इसमें आपको बच्चे को डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, वेलोसिटी v का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट r है, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Z a into e। तो जब आप सीबीएसई का पेपर देने जाओ तो आप Z को 1 कर लीजिए, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल वैलिड किसके लिए बच्चे आपके पास, ये वैलिड किसके लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, ये इसी के लिए वैलिड है। तो अगर आप Z लिख दोगे तो टीचर, मैं ये नहीं कहता हूं बच्चे के हर टीचर मतलब कि आपके नंबर काट सकता है, लेकिन यार वो पंगे लेना ही क्यों है कि नहीं नहीं यार मैं वहां पर पंगे लूंगा और मैं वहां पर बताऊंगा कि भाई यहाँ पर तो Z आना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, Z आप छोड़ दीजिएगा सीबीएसई बोर्ड के अंदर। हमारे पास यहाँ पर इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलते हैं, किसी बच्चों को पता है? इसका पोस्टुलेट नंबर 2 हमारे पास क्या बोलते हैं?
व्हाट डज द सेकंड पोस्टुलेट स्टेट? ये स्टेबल ऑर्बिट की बात करता है। ये कहता है बच्चा हमारे पास द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जो हमारे पास द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन द ऑर्बिट, रिवॉल्व ओनली in the stable orbit, only in the stable orbit where angular momentum, where जहां पर मेरे पास angular momentum of the electron, angular momentum of the electron, the angular momentum of the electron is इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ। ये बच्चा हमारे पास इंटेग्रल मल्टीपल है, और ये किसका इंटेग्रल मल्टीपल है बच्चे? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये भी हम केमिस्ट्री में कर चुके होते हैं। यानी कि हमारे पास mvr, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, एंड दिस इज nh/2 पाई, जहां पर n 1 2 3 4 एंड सो ऑन बच्चे हमारे पास चलता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आपके लिए क्या आ जाता है? पोस्टुलेट नंबर 3, जो कि बात करता है एनर्जी की, कि अगर आप ऑर्बिट को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वन, इफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, चेंजेस द ऑर्बिट, ये अगर ऑर्बिट को चेंज करता है, इट चेंजेस द ऑर्बिट, देन इट शुड, ये बच्चा हमारे पास, इट शुड एब्जॉर्ब और एमिट द फोटोन, एब्जॉर्ब or emit the photon, it should absorb or emit the photon with the energy equal to the difference of the energy of the two levels, difference of the energy of the two levels, energy of आपके पास यहाँ पर 2 लेवल्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर थर्ड पोस्टुलेट आ जाता है, और ये पोस्टुलेट हमारे पास क्या आ गया कि मेरे पास अगर एक हायर ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी EH है, मेरे पास अगर एक लोअर ऑर्बिट आ गया, ये EL, और हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो ये फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है, तो यह हमारे पास एनर्जी को रिलीज करेगा। यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी h म्यू की, यहां पर एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी h म्यू की, और यहां पर h म्यू किसके बराबर है? दिस इज EH माइनस ऑफ EL। हाँ, टीचर वेवलेंथ पूछ सकता है, तो वेवलेंथ आपके पास, जैसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है आपको, अगर टीचर फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप बता दोगे कि EH माइनस EL अपॉन H, और अगर वेवलेंथ पूछता है तो हमारे पास वेवलेंथ विल बी इक्वल टू H, और यहां पर C, एंड डिवाइडेड बाय EH माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा? EL। तो टीचर चाहे तो वेवलेंथ पूछ सकता है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी, नहीं तो एनर्जी डिफरेंस। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि टीचर आपको कोई न्यूमेरिकल डालेगा। इसके बाद एक्चुअल चीजें स्टार्ट होती है, मुश्किल चीजें। अब मुश्किल चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अब तक तो बहुत एक जिसको बोल सकते हैं कोई भी एक ऐसी चीज थी कि अगर आप किसी 9th-10th क्लास के बच्चे को उठा के करवाना शुरू करो, वो रट्टा मार लेगा, वो कर लेगा कि H प्लैंक्स कांस्टेंट है, इतनी वैल्यू होती है सर, वो सब कर लेंगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें से, मान के चलो ये एक हिस्ट्री थी। अब कहानी शुरू होती है जो कि आपको परेशानी में डालेगी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आने शुरू होते हैं। क्या क्या शुरू होते हैं? सबसे पहले मेरे पास आ जाता है the radius of the nth orbit, the radius of the nth orbit, सबसे पहले radius of the nth orbit, ये सबसे पहली चीज। और मैं जानबूझ के आपको Z पे लेके जाऊंगा, मैं आपको यहां पर उस पॉइंट के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा कि जहां पर Z की वैल्यू 1। तो मेरे पास दो चीजें, मेरे पास आ गया जी mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो मैं इसको k ले लूंगा, ZE का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। तो यहां से ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, और mv² इज इक्वल टू k ZE का स्क्वायर बाई r। लेकिन प्रॉब्लम है,
वेलोसिटी भी फंसी हुई है, क्योंकि वेलोसिटी भी अननोन है। इसके लिए अब मैं सेकंड पॉइंट पर चला जाता हूं। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन यहाँ पर 2 पाई, यहां पर स्क्वेयर कर देते तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई का स्क्वेयर। यहां से वी स्क्वेयर की वैल्यू, नहीं तो वहां से उठाकर यहाँ पे डाल दो, फर्क क्या पड़ता है बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। यहाँ पर इसका स्क्वेयर करके यहाँ पर लेके आ जाओ, या फिर बच्चे आप वी स्क्वेयर की वैल्यू डाल दो, तो एम स्क्वेयर वहां से वी स्क्वेयर की वैल्यू कितने के बराबर है, तो मेरे पास आ जाएगा जी के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर और डिवाइडेड बाई मेरे पास एम, ये वी स्क्वेयर आ गया, इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन मेरे पास 4 पाई का स्क्वेयर। यहां से मेरे पास एक आर से ये आर कैंसल, मास से ये मास कैंसल, सारी काटा पीटी करके अगर हम यहां पर कर दें, देखिए वो हमारे लिए बल्कि हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन को याद करना मेरे लिए बहुत बल्कि, ये टीचर भी जानता है, और इस वजह से टीचर इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ता है। वो सीधा बोलता है मुझे बता कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट तो बता किसके बराबर होगा, तो सारी वैल्यू कैलकुलेट करके बता दे, तो आपका आएगा 0.53 इंटू एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड। ये हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, और ये 0.53 मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा, आपके पास इसका एक फैक्टर है जो कि मुझे याद होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या हो, हाइड्रोजन एटम यानी कि Z इज इक्वल टू 1 के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस किसके बराबर है, तो ये दुनिया का शायद से सबसे छोटा ऑर्बिट का रेडियस होगा, सबसे फंडामेंटल। इसको हम आर नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब मुझे एक और चीज मिल गई, आर एन, and this is the radius of the first orbit of the hydrogen atom r naught multiplied by n square upon z, और ये सब कुछ हमारे पास एंगस्ट्रॉम के अंदर होगा, ये एंगस्ट्रॉम इसमें कवर हो गया। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, बच्चा बोलता है सर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताता हूँ, ग्राफ बताओ क्या बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ग्राफ, सबसे पहला क्वेश्चन ग्राफ का। मेरे पास यहां पर मुझे ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच का ग्राफ बनाना है बच्चे, तो ग्राफ मुझे बनाना है बिटवीन द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। z को फिक्स कर देते हैं, z मेरे पास यहां पर फिक्स है, z मेरे पास फिक्स है, कोई भी एक ले लो, कोई भी आप हाइड्रोजन गोल्ड वगैरह जो लेना है ले लो, और मेरे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वर्सेस n का ग्राफ क्या बनेगा, बता सकता है कोई बच्चा, तो ये ग्राफ आपके पास बन जाएगा पैराबोला। लेकिन अगर कोई टीचर मुझे बोले, कोई बच्चा मुझे बोले कि सर आर एन वर्सेस एन स्क्वेयर का ग्राफ क्या बन जाएगा, तो ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, तो अगर मेरे पास टीचर बोलता है आर एन वर्सेस, अब एन की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, एन की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, और रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट वर्सेस एटॉमिक नंबर के बीच का ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। और 1/z का ग्राफ क्या बन जाएगा, 1/z का ग्राफ क्या बन जाएगा, तो मेरे पास 1/z का ग्राफ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये सबसे पहली चीज है जो कि टीचर आपको यहाँ पर पूछेगा, ग्राफ बता दो जी, ग्राफ कैसा बनेगा, क्लियर हो गया, निकल गए इसमें से दूसरे लेवल के क्वेश्चन। अब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल भैया तुमको मुझसे बेहतर होता है, और वहां पे टीचर क्या बोलेगा, लिथियम का, सोडियम का, लिथियम और सोडियम को उठा लेगा और बोलेगा इसके थर्ड ऑर्बिट और इसके 5वें ऑर्बिट के रेडियस के आपके पास रेशियो क्या। अरे काके नहीं कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो मुझे बता दो कि सर मुझे z नहीं पता, सर मैं आपके साथ आगे हाथ जोड़ रहा हूं, सर बता दो z क्या है, सर n क्या है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट और z क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर यही नहीं मुझे पता होगा तो बच्चे मैं तो वहां पर तो मेरी लुटिया वैसी डूबी हुई है भाई, तो मैं क्यों इतनी मुश्किल चीजें कर रहा हूँ, मैं सिंपल आसान आसान चीजें करके निकल लेता हूँ इसमें से। लेकिन अगर मेरे में ताकत है, मेरे में सोचने की ताकत है, सुनने की ताकत है, समझने की ताकत है, तो मैं तो इसको करूंगा। और हमारे पास यहाँ पर एक और चीज बता दो, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो हम, मेरे को बताओ कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के रेडियस के रेशियो कितने के बराबर हो जाएगी, तो R2
R1 रेशो R2 रेडियस रेशो R3, इसके रेशो कितने के बराबर है? 1:4:9 एंड सो ऑन। भाई साहब इतना तगड़ा क्वेश्चन बनेगा ना, मजा आ जाएगा देखते क्वेश्चन। वाह यार, स्वाद ही आ गया क्वेश्चन देख के। ये इस तरीके से क्वेश्चन तैयार होते हैं। किसी बच्चे का प्रज्वल काके कोई डाउट है, आयुष, आकृति, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, हाँ, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये बच्चे मैं आपको पहले बोल देता हूँ। प्रज्वल, जतिन, आयुष, बेटा कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। शाबाश, पूछना बेटा। आयुष, मैं आगे चलूं बच्चे? चलो। सो ये हमारे पास हुई सबसे पहली चीज, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। अब आती है बच्चा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट। ये दो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, द वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट, द वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट बच्चा हमारे पास कैसे आ जाएगी? हमारे पास यहां पर mvr इज इक्वल टू NH अपॉन आपके पास क्या आ जाता है 2 पाई, और Rn किसके बराबर है? अगर हम बोले बच्चे तो Rn बच्चे हमारे पास n² अपॉन z। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट पता है क्या होता है? c डिवाइडेड बाई 137, याद रखना, मल्टीप्लाइड बाई z अपॉन n। यहां पर बच्चा हमारे पास c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और c डिवाइडेड बाई 137, ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ये हमारे पास है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब हम पूरी डेरिवेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर z। तो यह हमारे पास पता लग गया, द वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट, द वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपके पास यहां पर एटॉमिक नंबर z, जहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे? द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो एक में ग्राफ आपके पास z और n, तो एक में डायरेक्ट और एक में हमारे पास इस तरीके से। यहाँ तो फिक्स्ड दिस क्या बिकम रखा द आपने? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। बोल बेटा। फिक्स्ड क्या रखा है यहाँ पर आपने? क्या बेटा? फिक्स्ड किस चीज में बेटा? सर ऊपर वाले ग्राफ में फिक्स्ड ऊपर क्या वाले में n को फिक्स रखेंगे। ठीक है बेटा, ग्राफ की बहुत बेसिक चीज होती है। जब आप दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो जो दूसरा वेरिएबल है उसको फिक्स रखेंगे, तभी ग्राफ आपका प्रॉपर बन पाएगा। ठीक है रेजे, क्लियर बेटा? यस सर। चलो, तो ये हमारे पास यहां पर आ गए। यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट के रेशो कितने के बराबर आ जाएगी? अगर मैं z को मान के चलते हैं, एक ही एटम के लिए हम देख रहे हैं, तो 1:12:1/3 एंड सो ऑन। तो वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट। तो मेरे पास यहां पर दो चीजें आ गई, एक रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और दूसरे वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट। कहानी शुरू होती है। द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट को निकाल कर बताएगा। सो नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। आपके nth ऑर्बिट के अंदर टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? तो टाइम पीरियड अगर मैं सारे कांस्टेंट हटा दूं तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rn, तो 2πRn, और नीचे वेलोसिटी Vn। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द nth ऑर्बिट Rn। तो Rn हमारे पास किसके बराबर है? n² अपॉन z। और Vn किसके बराबर है बच्चा? हमारे पास Vn हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है? द Vn इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई n। तो ये बच्चा हमारे पास z डिवाइडेड बाई n। तो अब बताओ क्या चीज आ गई? टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ गया काके? n³ डिवाइडेड बाई z²। आई बात कुछ समझ में? अब टीचर ग्राफ पूछेगा between the time period of the nth orbit and the atomic number z, n को कांस्टेंट रखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द nth ऑर्बिट वर्सेस z। तो ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा? हाइपरबोला।
क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोशन इन फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट। तो 1 रेशो आपके पास यहाँ पर 8 रेशो 27 एंड सो ऑन। और टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है? टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो मैं अब इस पे फ्रीक्वेंसी पे चला जाऊंगा। सो देयरफॉर बच्चा हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth ऑर्बिट ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अब टीचर यहां पर भी ग्राफ बना लेगा। बताओ क्या ग्राफ बनाएगा बच्चे हमारे पास? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम पीरियड रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेवोल्यूशन वर्सेस एटॉमिक नंबर z। तो ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे? पैराबोला। यहां पर बहुत बहुत लोचे हैं, बहुत ध्यान से आपको ये नोट्स समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं, तो काम निकलने लग जाता है। अब एक और बात बताओ, करंट क्या होता है? अब अगर मैं आपको बोलूं करंट क्या होता है, तो करंट आपके पास क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है करंट? तो हाँ बिल्कुल सर, करंट हम बता सकते हैं। क्या होता है भैया करंट? तो हम बोलते हैं सर जो करंट हमारे पास होता है वो होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू फ्रीक्वेंसी। लॉजिक हमारे पास यहाँ पर एक और आ गया, द करंट इन द nth ऑर्बिट, द करंट इन द nth ऑर्बिट। तो जो करंट इन nth ऑर्बिट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth इलेक्ट्रॉन। यही हो गया बच्चे, और ये हम लिख चुके हैं। सो हमारे पास ये आ जाएगा En इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर है? z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। z स्क्वायर अपॉन n क्यूब करंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब वो nth ऑर्बिट में मूव करता है। भाई साहब यहाँ पे चलते रहो, जितना +1 के अंदर और +2 के अंदर पैरामीटर है भाई, पैरामीटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से लेके जो चीज पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक जो निकालना वो निकलता जाएगा। मोमेंटम, अब टीचर मान लो मोमेंटम पूछ लेता है, तो मोमेंटम क्या होता है बच्चे? मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बच्चे ऊपर nth की दे रखी है, लगा दो लैम्डा इन द nth ऑर्बिट। वो तो चलो कल मैं करवा चुका हूं कि लैम्डा इन nth ऑर्बिट किसके बराबर है बच्चे? द लैम्डा ऑफ द nth ऑर्बिट किसके बराबर है? 3.3 इंटू n। लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए, अब सोच के देखना, अगर ये हाइड्रोजन के लिए बच्चा हमारे पास है तो इसके अंदर बच्चा अगर Z को इंक्लूड करना है तो Z कहां पर आ जाएगा? नीचे की तरफ। तो ये छोटी छोटी चीजें टीचर आपको यहाँ पर पूछेगा कि लैम्डा बता दो, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, करंट जब वो मूव कर रहा है तो उसका करंट की रेशियो क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्बिट की थर्ड ऑर्बिट के साथ, सेकंड ऑर्बिट की फिफ्थ ऑर्बिट के साथ। तो करंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट की रेशियो टू द सेकंड ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, ये रेशियो कितनी आ जाएगी? 1:1/8 रेशियो 1/27 एंड सो। मैग्नेटिक फील्ड होगी? बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड? सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the nth orbit। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आपके पास यहां पर nth ऑर्बिट, इन द nth ऑर्बिट। आप सोचते रहो क्या क्या टीचर पूछ सकता है, क्या क्या टीचर पूछ सकता है। क्या टीचर यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, क्या दिक्कत है उसके अंदर से? क्या टीचर सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है यार। आपको पता होना चाहिए कि टीचर क्या पूछ रहा है और वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल कर जाओगे तो वहां निकलेगी, ये वहां पर जाकर नहीं निकलेगी, ये निकाल कर जानी पड़ेगी। आप नहीं निकाल कर जाओगे फंस जाओगे। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बन सकती हैं जो कि आपके दिमाग में जैसे जैसे आते जाए बताते जाना, हम निकालते जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलते हो सर ये आ जाता है μ0I और डिवाइडेड बाय 2π into r होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है 2r, 2πr भी नहीं, इट इज 2r। तो हम यहाँ पर 2 into r क्योंकि सर्कल में घूमता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन द nth ऑर्बिट, तो करंट इन द nth ऑर्बिट टू द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, तो ये z स्क्वायर अपॉन
जेड स्क्वेयर अपॉन एन क्यूब है। और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट किसके बराबर है? चलो भी चलो ऊपर चलो, रेडियस एन स्क्वेयर अपॉन जेड। तो ये बच्चा हमारे पास है एन स्क्वेयर अपॉन जेड। तो ये हमारे पास नीचे आ गया एन स्क्वेयर, और बच्चे आपके पास जेड, तो जेड आ गया ऊपर। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इन द nth ऑर्बिट z क्यूब डिवाइडेड बाई n की पावर 5। बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट ऑर्बिट के रेशो मैग्नेटिक फील्ड टू द सेकंड ऑर्बिट एग्जांपल लिया जाए तो 1:1 बाई कितना आ जाएगा? 32। ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आता है, ये हमारे पास यहाँ रिजल्ट आते हैं, और ये रिजल्ट हमको याद होने चाहिए। अब मैंने क्या बताया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? तो मेरे पास आगे एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि v स्क्वेयर बाई आर इन द nth ऑर्बिट। तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लगा देते हैं। तो दिस इज v स्क्वेयर अपॉन आर। तो v स्क्वेयर किसके प्रोपोर्शनल है? तो z बाई एन। तो z स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, और r किसके बराबर है? एन स्क्वेयर। ये एन स्क्वेयर, और यहां पर मेरे पास z, ये चीज आ गई। तो एक्सेलरेशन ऑफ द nth ऑर्बिट z की पावर 3 n की पावर 4, ये हमारे पास आएगा। यहाँ पे टीचर, अब देखो ना आपके पास कितना वास्ट आपके पास आ गया। टीचर पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट का कोई भी ऑर्बिट निकालकर दोनों की रेशो पूछेगा, आपको बतानी आनी चाहिए। नहीं बता पाओगे वो बच्चा जीत जाएगा जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है कि n की पावर 4 आ रही है कि 3 आ रही है। यानी कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट, तो 1:1:60। ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट ले लोगे तो 81 आ जाएगा। उसके बाद वाला ले लोगे तो 216। कुछ इस तरीके से बच्चे आपके पास नंबर आते रहेंगे, और ये हमारे पास ये पता करना पड़ेगा। मैंने जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर का जो पोर्शन है, जो पूछे जाने वाला पोर्शन है वो अलग है, जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो अलग है। अब ये पूछे जाने वाला सेक्शन है, यानी कि इसमें से मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल पार्ट निकलेगा। जैसे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the nth orbit, electron in the nth orbit, यानी कि आपके पास nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलती है? सिंपल सी बात। तो मेरे पास यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट -27.2 into z square upon n square electron volt. Kinetic energy in the nth orbit plus of 13.6 into z square upon n square electron volt. Total energy, the total energy of the nth orbit, the sum of the potential energy plus kinetic energy of the nth orbit, ये आ जाती है -13.6 z square upon n square electron volt। ये एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट है। z एटॉमिक नंबर, n नंबर ऑफ द ऑर्बिट, जो nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की आप टोटल एनर्जी निकाल रहे। दो चीजें हमारे पास यहाँ पर टीचर हमको पूछता है, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द nth ऑर्बिट, यानी कि मैं nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना चाहता हूं, बाहर की तरफ फेंकना चाहता हूं, बाहर की तरफ निकालना चाहता हूं, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? तो याद रखना, द आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन बाय, जो आपके पास नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी इन द nth ऑर्बिट, यानी कि प्लस ऑफ 13.6 z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी ध्यान रखना कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट इंफिनिटी, आपके पास इंफिनिटी पे जाकर इसकी टोटल एनर्जी आपके लिए क्या हो जाती है? 0। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना।
तो ये हमारे पास कंफ्यूज मत कर देना इसको काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी जैसी तो है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट वन, द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एक्साइटेशन एनर्जी, द एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बच्चा हमारे पास n इनिशियल टू n फाइनल ऑर्बिट, तो आपके पास n फाइनल ऑर्बिट, टू द n फाइनल ऑर्बिट। तो हमने यहां पर देखना है कि आपको एक्साइटेशन एनर्जी कितनी मिलेगी। सो रिमेंबर द एक्साइटेशन एनर्जी, द एक्साइटेशन एनर्जी, the excitation energy is simply the difference of these two energy levels, total energy. So this is the, और यहां पर याद रखना n final की वैल्यू is greater than n initial, तो एक्साइटेशन एनर्जी, सो एक्साइटेशन एनर्जी में 13.6 z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन मेरे पास n आपके लिए इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर, और यहां पर n फाइनल इज ग्रेटर देन बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, n इनिशियल। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम एक बार केमिस्ट्री के अंदर कर चुके होते हैं। सो हमारे पास यहां पर इसको हम यहां पर रोकते हैं। अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो कल का हमारा एजेंडा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं हम उतने करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट वाइंड अप है। इसका एक ही टॉपिक बचा हुआ है, लाइमर, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड सीरीज, वो हमको पता भी होता है। तो कल हम इसको खत्म करके बच्चे, और इसके न्यूमेरिकल्स कल खत्म करके कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास न्यूक्लियस हो जाएगा। तब तक आप इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।